Hello student, I'm Mohammad Saqib Azmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. ओके स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ डिजीज़ के बारे में बात की और आज इस लेक्चर में हम उसी कॉजेज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो कॉजेज के जो टाइप है पिछले वाले लेक्चर में हमने देख लिए, अब उसमें इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी के बारे में पढ़ा। तो कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो मैं उन कन्फ्यूज़न को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। जिसमें से और अगदस नाम के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ क्वेश्चन मुझे शेयर किए और मैं कोशिश करूंगा उनके सारे क्वेश्चन और जो भी इनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हार्ड वर्क करते रहें और क्वेश्चन ज़रूर आप मुझे शेयर करें। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो जो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बता दूं कि कॉज ऑफ डिजीज़ को हम पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ डिजीज़ को हम पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये जो आपका इस टॉपिक है ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर इसका है। तो इसमें कॉज ऑफ डिजीज में मैंने आपको बताया था दो टाइप के कॉजेज होते हैं। फर्स्ट आपका जो कॉज है वो आपका इमीडिएट होता है, आपका फर्स्ट हो जाएगा इमीडिएट कॉज एंड सेकंड हो जाएगा कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो आपका इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज, दो टाइप के कॉजेस हैं यहाँ पे। तो इमीडिएट कॉज को समझते हैं, कंट्रीब्यूटरी तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा उसका ब्रॉड हो जाएगा। हम इमीडिएट को ही समझेंगे। जो इमीडिएट कॉज होते हैं ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इन्फेक्शियस, एक होते हैं इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज होते हैं और सेकंड आपका हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस जो होती है कॉज होंगे। इमीडिएट कॉज में इन्फेक्शियस कॉज एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज, ये दो कॉज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं इन्फेक्शियस कॉज को, अच्छे से समझ ले, फिर उसके बाद हम नॉन इन्फेक्शियस को भी समझ लेंगे। बहुत ज्यादा इसमें टफ है नहीं। ओके, इन्फेक्शियस कॉज, तो ये आपका इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज देखो सिंपल सी मीनिंग है। इन्फेक्शियस कॉज किसकी वजह से होगा? ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होगा। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो इन्फेक्शियस कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्फेक्शियस कॉज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स। और इन्फेक्शियस एजेंट्स में आते क्या है आपके? नॉर्मली एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स आते हैं, इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स या एजेंट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानते हो, वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप सिंपली नेकेड आई से नहीं देख पाते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं इन्फेक्शियस वाले में, जैसे आपका वायरस हो गया, ये आपका वायरस हो गया, आपका सेकंड वाला बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, आपके फंजाई हो गया, प्रोटोजोवन हो गया, जिसकी प्रोटोजोवन हो गया। तो ये सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स जो है ये इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स वो एजेंट्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कम्युनिटी के अंदर इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर, वी कैन बी easily transmitted in our community and can affect the health of any person। किसी भी पर्सन के में ये उनकी जो नॉर्मल हेल्थ होती है उनको अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे उस डिजीज के बारे में बात करते हैं। वायरस से कौन सी डिजीज होती है आपको पता है। चलो जनरली दो डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें जैसे एक हो गया आपका कॉमन कोल्ड, ये इन्फेक्शियस है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? मैंने पहले भी बताया, आपका रीनो वायरस आपका जो है, या राइनो वायरस जो भी आप कहते हो। मेरे स्टूडेंट तो राइनो वायरस ही कहते हैं, मैं भले से 4 बार उनके सामने रीनो वायरस कह चुका हूँ, बट उनको अच्छा लगता है राइनो वायरस। तो ऑफकोर्स राइनो वायरस ठीक है, ठीक है। उनको भी नई चीज़ें प्रोनाउंस करने में मज़ा आती है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो रीनो वायरस की वजह से
कॉमन कोल्ड होता है, और ये कॉमन कोल्ड आपको स्नीजिंग हो रही है, आपके नोज से जो माउथ से जो रिनोवायरस निकले वो एयर के थ्रू दूसरे आदमी के कांटेक्ट में जा सकते हैं। अगर उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी, सेकेंडरी कॉज के बारे में या कंट्रीब्यूटरी कॉज अगर उनका भी उतना अच्छा नहीं होगा, जेनेटिक हेल्थ अगर उनकी वीक होगी, तो ऑफकोर्स उनको भी डिजीज हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ? वो जो एजेंट्स होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, वो एक आदमी से निकल के दूसरे आदमी के कांटेक्ट में चले गए, दैट्स व्हाई दे हैव दैट काइंड ऑफ दैट सेम डिजीज। ओके, तो ये तो आपका हो गया रिनो वायरस। आजकल आपको मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज जो सबसे हाईली इन्फेक्शियस डिजीज में से कंसीडर की जाती है, वो आपकी जो कोविड-19 वाली, ये सबसे अब तक की सबसे खतरनाक डिजीज में से, जिसने पूरी दुनिया को रोक के रख दिया। ओके, ये भी उसमें है, तो उसका भी एग्जाम्पल आप ले लें। उसको छोड़ देंगे तो फिर बड़ी उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई कि हमने पूरी दुनिया को स्टॉप कर दिया, सारे वर्क को रोक दिया, लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। वो तो मैं अपना बता रहा हूँ, लाखों रुपए का, बाकी तो पता नहीं कितना नुकसान हुआ। तो इतना नुकसान कर दिया, लेकिन आप लोग अभी भी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स सेकेंड वाली जो डिजीज होगी वो हम यहाँ पे रख देते कोविड-19। उसको भी प्राउड फील होना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोगों की जाने भी चलेंगे। तो ओके, तो रीनो वायरस हो गया। सेकंड आपका बैक्टीरिया लिखा हुआ, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक विब्रियो कॉलरी के बारे में बताया था, वो भी इन्फेक्शियस होता है। आपने सेकंड, उसके बाद थर्ड वाला आप देखिए फंजाई, जिसकी वजह से रिंग वॉर्म आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों में रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम दिखती है। अब ये रिंग वॉर्म ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उसकी वजह से एक आदमी को पहले दाद भी रहती है, फिर सेकंड को हो जाती है, उसके बाद थर्ड में, इस तरह से वो ट्रेवल करता है। प्रोटोजोवन में जैसे मलेरिया हो गया, और भी एक दो डिजीज होती है जो माइक्रोब्स की वजह से या फिर पैथोजन की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। तो ये आपका हो गया इन्फेक्शियस कॉज के बारे में। तो इन्फेक्शियस कॉज में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, और वो डिफरेंट टाइप की डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ओके, अब सेकेंड इमीडिएट कॉज के बारे में बात करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉज। नॉन इन्फेक्शियस कॉज, तो एक तो हो गया आपका इन्फेक्शियस कॉज, और एक हो गया आपका नॉन इन्फेक्शियस कॉज। तो जो नॉन इन्फेक्शियस कॉज है, इनमें आपका क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। ये नॉन इन्फेक्शियस कॉज जनरली एक्सटर्नल नहीं होती, ये इंटरनल एजेंट्स होते हैं या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो हम अगर इस इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करें, तो इंटरनल फैक्टर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, आपके बॉडी की जैसे लाइफ स्टाइल हो सकती है आपकी, तो उनकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे दो तीन एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, उसमें कैंसर का एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है। कैंसर जो होता है वो जेनेटिक, एक तरीके से देखा जाए जेनेटिक, जनरली ये जेनेटिकली होता है, और कोई इसके लिए कोई वायरस जो होता है, वायरस से भी होते हैं बट बहुत ही कम वायरस की वजह से होते हैं। जेनेटिकली ज्यादा आपको कैंसर देखने को मिलेंगे। सेकंड आपका क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आप उसमें काउंट कर लें। थर्ड आप देख लीजिए डायबिटीज, जो आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखी जाती है, डायबिटीज, उसको देख ले आप। तो ये वो डिजीज है जो जनरली आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कैंसर के बारे में बात करें, अब कैंसर एक्चुअली थोड़ा से, अगर आपने सेल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअली डीएनए को जो बनाने वाली चीज है, डीएनए का कंप्लीट जो नेम होता है, या फिर डीएनए आरएनए एक टाइप की एसिड होते हैं, और उनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं, वो ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जैसे हमने कहा ना कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी, उसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, 3-4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगर उनमें कोई चेंज आ गया तो अचानक से होने वाले चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। यही म्यूटेशन एक टाइप का, देखो क्योंकि जीन से रिलेटेड है, आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जीन, ये सारी चीजें तो सेम होती है, ऑलमोस्ट एक ही चीज से रिलेटेड। अगर उसमें अचानक कोई चेंज आता है, उसमें अचानक म्यूटेशन हो जाता है, सडन चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, एंड दैट म्यूटेशन इज गोना बी हैपन if they are over there. In that case we can see sometimes there are cancer can be produced over there.
तो वहाँ पे कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है। और सेकेंड रीज़न तो एक तो कैंसर जेनेटिक कॉज की वजह से हो गया है, आपका हमेशा माइक्रोब्स होते नहीं है। सेकंड आपका उसमें देखो ब्लड प्रेशर के बारे में, ये भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, डायबिटीज भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। आपका ब्लड प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, देन यू नो समटाइम्स पीपल डू नॉट डू सो मच एक्सरसाइज एंड दे जस्ट कंज्यूमिंग फूड, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, हाईली energetic food, but they do not perform those functions, those activities so much so that their complete food gonna be digested and the complete food gonna be utilized. ऐसा हो नहीं पाता, जितना फूड लेते हो जितना आप एनर्जी लेते हो उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब उसकी वजह से या तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होने लगेंगे या फिर वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगेंगे, और जब हमारे ब्लड में ज्यादा होने लगेंगे, जैसे ग्लूकोज हम ज्यादा ले लिया हमने, अब तो उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, वो हमारे ब्लड में जाएंगे, हमारे ब्लड में सुक्रोज का लेवल बढ़ेगा, शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो हमारे इंसुलिन पे, हमारे पैनक्रियास पे प्रेशर बनेगा, हमारे पैनक्रियास की जो सेल धीरे धीरे काम करना बंद भी कर सकती है, और ऐसी कंडीशन में आपको डिपेंड होना पड़ जाएगा, इंसुलिन के इंजेक्शन पे डिपेंड होना पड़ जाएगा, और ये एक डिजीज बन गई। सेकेंड, ब्लड प्रेशर वाला जो मामला था, ब्लड प्रेशर अगर मान लेते हैं आपकी वेसल्स में वो फैट आके इकट्ठा हो गया, जो वेसल्स की जो नली होती है वो अगर पतली हो गई, वो नैरो हो गई, तो वहां पे ब्लड का जो प्रेशर मींस ब्लड आल्सो exert pressure on the artery and veins, this kind of pressure gonna be exert हो दें, तो उसकी वजह से वो ब्लड उतनी तेजी से फ्लो नहीं कर पाता, और प्रेशर आपकी आर्टरी पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और ये जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको इमीडिएट कॉज में इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज भी समझ में आ गया, आपको ये सारी जो पहले जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें भी समझ में आ गई। इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें, हर चीज़ को, हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें, मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है मेरे चैनल से, आई होप कि उनको प्रॉब्लम होती रहेगी और हम लोग अपना काम करते रहेंगे, और हमें अच्छा बनना है और हमें अच्छा करना है, इंशाल्लाह सारे लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, और अपना क्या नाम है, सपोर्ट देते रहे। थैंक यू सो मच।